जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे संसद के अंदर जो चर्चा हुई है। दोस्तों आज राहुल गांधी जी भी वहां पे आज उन्होंने स्पीच दी और नरेंद्र मोदी जी ने भी स्पीच दी। नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों लिटरली धागे खोल दिए हैं कांग्रेसी और बाकी सारे विरोधी दलों के। इतनी बुरी तरीके से उनको एक्सपोज किया है दोस्तों। इसका जो आज करंट मारा है ना इन ऑपोजिशन विरोधी दल को और कांग्रेस को, इसका करंट का असर काफी टाइम तक इनके अंदर रहेगा। सदमा अच्छा खासा लगेगा इन लोगों को। दोस्तों इन्होंने प्लान किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन की चर्चा में हम लोग एनडीए को और बीजेपी को पर्टिकुलरली बहुत बुरी तरीके से घेरेंगे कि डेमोक्रेसी खतरे में है, डिक्टेटरशिप, मोदी जी संविधान बदलना चाहते हैं, ये सब लेके उनकी बचकानी एक ही टेप रिकॉर्डर उनके पास है, तो उन्होंने सोचा था कि घेरेंगे। दाव इतना गंदी तरीके से उल्टा पड़ गया जब नरेंद्र मोदी जी आज बोलना स्टार्ट किया। उन्होंने दोस्तों काफी लंबी स्पीच दी, लेकिन इस स्पीच में पूरी प्रॉपर कांग्रेस की विफलता 1947 से लेके दोस्तों अभी तक की, जिसकी वजह से दोस्तों देश कितना पीछे रह गया। देश के टाइम टू टाइम 75वां वर्ष था संविधान के, जिसकी बात आज कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी। बोल रहे थे 75 प्लस बार उन्होंने संविधान बदला है कांग्रेसी का। एक एक कालखंड, चाहे वो नेहरू से स्टार्ट लेके मनमोहन सिंह जी तक के टेन्योर में जितने भी संविधान बदले गए हैं उनकी चर्चा नरेंद्र मोदी जी ने हाईलाइट की। तो आज हम शुरू करते हैं दोस्तों कांग्रेस के राहुल गांधी जी पे। ज्यादा कुछ नहीं है राहुल गांधी जी के बयान में, वही मैंने जो आपको पुरानी वीडियो में, पिछले वीडियो में मैंने लिखा था ना कि एस्पेक्ट मुझे ये लग रहा है कि राहुल गांधी जी इन मुद्दों पे चर्चा करेंगे। वही जितने भी पॉइंट मैंने गिनाए थे उन्हीं पॉइंटों में राहुल गांधी जी ने आज संसद में भी वही स्पीच दी। मैंने कहा था अदानी अंबानी पे फिर बोलेंगे, अदानी जी पे, फिर वही कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है हमारे देश का, कास्ट सेंसस करेंगे, रिजर्वेशन 50% हम लोग तोड़ देंगे, ये जो बैरियर है। तो वही सारी बातें की है जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बोला था। एनीवे, तो हम चर्चा करते हैं अब दोस्तों राहुल गांधी ने क्या कहा। मैं छोटे में आपको समझा देता हूँ। राहुल गांधी की खास कुछ चर्चा नहीं रही, उल्टा मीम्स पे मीम्स बन रहे हैं उनके बयानों पे, स्पीच पे। दोस्तों शुरुआत उन्होंने की मस्त राम की कहानी से। क्या कहानी थी उनकी कि जंगल में एक 6 से 7 साल का युवा था। ठीक है, अब 6 से 7 साल का युवा, लोग संसद के अंदर में हंसने लग गए। मीम्स बनना यहाँ पे सोशल मीडिया में स्टार्ट हो गया उनके बयान से। जब वो बयान दे रहे थे, बयान खत्म भी नहीं हुआ था, तब से मीम्स जनरेट होने चालू हो गए थे। हजारों साल पहले एक युवा, 6-7 साल का युवा, हर रोज सुबह उठ के 4 बजे उठ के एक बच्चा, वाह बहुत बढ़िया। तो संसद में लोग हंस रहे थे, उन्होंने सुधारा आवाज दी कि भाई 6 से 7 साल का युवा नहीं होता, 6 से 7 साल का बच्चा है, बालक होता है। तब उन्होंने रेक्टिफाई किया, हाँ 6-7 साल का बालक तपस्या कर रहा था। फिर अब उनके लिए राहुल गांधी जी ने कहा कि तपस्या का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हो? तपस्या का मतलब आप लोग जानते ही नहीं हो। तपस्या का मतलब होता है अंदरूनी गर्मी। क्या लॉजिक है भाई? तपस्या मतलब होता है अंदरूनी गर्मी। राहुल गांधी जी आज पता नहीं उनके स्पीच राइटर कौन है भाई, मुझे तो लगता है भाजपा का ही कोई स्पीच राइटर होगा उनका। क्यों ऐसी उलझुल बातें करते हैं? तो मीम्स नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? विरोधी दल भी हंस रहे थे दोस्तों, जो ऑपोजिशन के अखिलेश यादव, ये लोग जो सब बैठे थे ना, उन लोगों ने, उनकी भी मुंह में हंसी थी दोस्तों। जब कैमरा घूम के आया है तो उनके ये बयान से वो भी हंस रहे थे। अब दोस्तों उन्होंने वीर सावरकर पे बयान दिया, आरएसएस पे अटैक किया, क्योंकि और तो कुछ है नहीं इनके पास। भाई वीर सावरकर जी कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे थे बताओ आप? उनको पे अटैक करके या आरएसएस पे अटैक करके क्या फायदा? इनकी टारगेट ये था, हिंदू इतने जागरूक हो रहे हैं, एक हो रहे हैं, तो अटैक करो आरएसएस को, अटैक करो वीर सावरकर जी की आइडियोलॉजी पे। ये नहीं सुधरे हैं। महाराष्ट्र के जो चुनाव के रिजल्ट आए ना, महाराष्ट्र ने तो सुपड़ा साफ कर दिया उनका। फिर भी ये वीर सावरकर जी को गालियां, मतलब गालियां इन द सेंस क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनकी आइडियोलॉजी को।
इस बार आप देख लीजिएगा दोस्तों, जिस तरीके से बीजेपी का गढ़ कहा जाता है ना, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये सब, अब महाराष्ट्र भी उस सूची में आ जाएगा। 3 बार कंटिन्यू हो चुका, ठीक है। अब वीर सावरकर जी पे इनकी जो घृणा थी, इनकी जो जहर उगला राहुल गांधी ने, वो महाराष्ट्र के लोग कभी माफ नहीं करेंगे। महाराष्ट्र तो मैं दूर की बात कर रहा हूं, बाकी राज्यों के लोग भी, हिंदू जो है वो कभी भी कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ नहीं जा सकते, स्पेशली ये बयान के बाद में, और लोग गुस्सा होंगे। अब दोस्तों फिर वही टेप रिकॉर्डर, अदानी अंबानी, कॉन्स्टिट्यूशन उनके लिए है, गरीबों की, मतलब गरीबों को लूटा जा रहा है, गरीब को और गरीब बनाया जा रहा है, बेरोजगारी है। फिर किसान के प्रोटेस्ट जो अभी चल रहे हैं, भाई कितने फर्जी प्रोटेस्ट पे वीडियो बने हैं सोशल मीडिया में, सबने एक्सपोज कर दिया, इनके लिंक्स कहां से है, सब ने बता दिया। फिर भी इनको लग रहा है कि हर साल जो ये आते हैं, और पर्टिकुलरली एक ही तरीके के लोग आते हैं, पंजाब के ही किसान, पंजाब के किसान खेती कर रहे हैं, ये कुछ लोग हैं जो बॉर्डर में हर साल पहुंच जाते हैं और केओस क्रिएट करते हैं। राहुल गांधी जी को उनका आज दर्द छलका, और सबको पता है ये ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट है, पूरी प्लानिंग के साथ इनको बैठा के रखा था वहां पे कि जाओ, तैयारी तो हरियाणा के चुनाव से थी। फिर राहुल गांधी जी कास्ट सेंसस करना देश के लिए बड़ा जरूरी है, SC ST OBC सबको दबाया जा रहा है। भाई सबसे बड़ा अटैक आज पता किस पे किया? जनरल कैटेगरी को बिना उनके नाम लिए, कहा 50% का जो रिजर्वेशन बैरियर है ना, कि 50% से ज्यादा आरक्षण आप दे नहीं सकते हो किसी को। राहुल गांधी जी ने आज ओपनली संसद में रिकॉर्डेड बयान दिया है दोस्तों कि हम 50% का इस बैरियर को तोड़ेंगे, आरक्षण को। तो ये याद रखने लायक है सारे देशवासियों के लिए, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो और या जनरल हो, सबको याद रखना पड़ेगा। और ये चाहते हैं कि रिजर्वेशन धर्म के आधार पे दिया जाए। महाराष्ट्र में तो 60 गांठ कर ली थी पर्दे के पीछे से कि हम आरक्षण देंगे 10% मुसलमानों को, जबकि वो इलीगल है अपने आप में। बाबा भीमराव अंबेडकर जी के ने जब संविधान दिया इस देश को, जिसको हर एक व्यक्ति मानता है, उन्होंने कह दिया था कि धर्म के आधार में नहीं दिया जाएगा कोई भी आरक्षण। फिर भी राहुल गांधी ने रिजर्वेशन का बैरियर तोड़ने की बात आज कही। फिर दोस्तों अब बात करें तो हाथरस की जो विक्टिम थी, हाथरस में जो बलात्कार हुआ था दोस्तों, उसके बारे में राहुल गांधी जी ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उस पीड़िता के साथ में नहीं, तो हम लोग इंडिया अलायंस के जितने भी पार्टी दल है, ये सब उन फैमिली की सहायता करेंगे, उनको घर दिलवाएंगे, या ऐसा कुछ कहा उन्होंने, ठीक है। इसका काउंटर करते हुए जब वीर सावरकर जी पे ये बोल दिया ना राहुल गांधी ने, तो बहुत बड़ी गलती कर दी। और इसका जवाब श्रीकांत शिंदे जी, जो कि एकनाथ शिंदे जी के सन है, उन्होंने दिया। उन्होंने अपने वक्तव्य में चिथड़े उड़ा दिए राहुल गांधी के इस फॉल्स नैरेटिव को। अब ये वीडियो आप देखिए श्रीकांत शिंदे जी क्या कह रहे हैं। ये उबाटा वालों को मान्य है क्या जो ये सावरकर जी के बारे में बात कर रहे हैं? भाग्य कोई है नहीं मुझे लगता है यहां पर। मैं आपको राहुल जी, मैं आपको आपकी दादी इंदिरा गांधी जी का एक कोट देना चाहूंगा, आपसे बात कर रहा हूं। रिस्पॉन्डिंग टू लेटर रिटर्न बाय पंडित बाखले, सेक्रेटरी टू द स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक, मेकिंग प्लान्स फॉर सेलिब्रेटिंग द बर्थ सेनेटरी ऑफ सावरकर। इन हर लेटर Honorable Indira Gandhi ji, dated May 20, 1980, Indira Gandhi ji writes back to Bakle saying, I have received your letter of 8th May 1980. Veer Savarkar's daring defense of British government has its own importance in the annals of our freedom movement. I wish success to the plans to celebrate the birth centenary of the remarkable son of India. मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी दादी भी संविधान विरोधी थी क्या? आपको तो आदत है सावरकर जी के बारे में रोज अनाप शराब उठकर बकना। मुझे लगता है कि सावरकर जी की पूजा, हाँ सावरकर जी की पूजा जो है हम सभी लोग यहां पर करते हैं और हमें अभिमान है। इसी संविधान ने
तो आपने देखा दोस्तों, तो 1980 के टाइम में इंदिरा गांधी जी ने जब लेटर लिखा था तब वीर सावरकर जी की तारीफ की थी इंदिरा गांधी जी ने, इनकी दादी ने। अब राहुल गांधी तो बोल गए, फिर जब फैक्ट चेक आता फिर कौन, राहुल गांधी थोड़ी बार बार बोलने आ रहे हैं, बोल के तो वो निकल जाते हैं ना भाई, आपको तो पता ही है। काफी टाइम जब नरेंद्र मोदी जी भी जब आए स्पीच देने, काफी स्पीच उन्होंने खींच दी थी नरेंद्र मोदी जी, जब कांग्रेस को अटैक कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी, उनकी खामियां गिनवा रहे थे, तब राहुल गांधी थे कहां वहां पे संसद में। वो तो बाद में आए, मोबाइल में अपना गेम वेम खेल रहे होंगे, पता नहीं। ओम बिरला जी ने भी शायद टोका उनको कि भाई मोबाइल देखना बंद कीजिए, सीरियस बातें हो रही है संसद में, सुनिए। तो अब ये राहुल गांधी जी को श्रीकांत शिंदे जी ने कह दिया। अनुराग ठाकुर जी तो कहा शांत रहने वाले, उन्होंने तो भाई ही मस्त लगते हैं मेरे को अनुराग ठाकुर जी, जब बयान देते हैं ना मजा आता है उनको सुनने में। उन्होंने भी कांग्रेस को रेल दिया। अब कांग्रेस को रेला तब बर्दाश्त नहीं हुआ, ऑपोजिशन वाले हल्ला मचाने लग गए। तो ये टोटल था आज का राहुल गांधी जी का। अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी का। मैं राहुल गांधी जी का शॉर्ट रखता हूं क्योंकि वो कोई मायने मेरे लिए रखता नहीं है, और ना ही कुछ उन्होंने वैसी इंटेलेक्चुअल जैसी बात की। शुरुआत ऐसे बॉडी लैंग्वेज से करने की कोशिश की थी जो आपको लगे नोबेल लॉरिएट कोई इंटेलेक्ट आदमी बात कर रहा हो, लेकिन राहुल गांधी बोल रहे थे, ये आपको पता चल जाता है जैसे ही उन्होंने शुरू किया। तो फिर नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने आज उनका रवैया बहुत जबरदस्त था दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज भी आप देखिए। आज वो पूरा लेखा जोखा लेके 1947 से लेके मनमोहन सिंह जी की सरकार तक उन्होंने कांग्रेस की विफलताएं गिनाई कि कैसे 1947 से 1952 साल तक कोई गवर्नमेंट इलेक्टेड नहीं था। उस टाइम में जवाहरलाल नेहरू जी इंटरिम गवर्नमेंट बन के वहां पे बैठ गए थे, इलेक्टेड नहीं थे, सिलेक्टेड थे। फिर उन्होंने जिस तरीके से जवाहरलाल नेहरू की विफलताएं दिखाई कि जब पूरी कांग्रेस की कैबिनेट अगेंस्ट में थी जवाहरलाल नेहरू के, तो भी जवाहरलाल नेहरू ने अपनी मनमानी चलाई। हर सीएम, जितने भी 12 राज्यों के सीएम को, हर राज्यों के सीएमओ को चिट्ठी लिख लिख के उन्होंने कहा कि विकास के कुछ कार्यों में हमें अगर बाधा आती है तो हमें बार बार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़ सकता है। और नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा कि आज कॉन्स्टिट्यूशन की ही जो देन है, ये संविधान ही है बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का, जिनकी वजह से आज मेरे जैसा व्यक्ति ओबीसी कास्ट से आता है, कैटेगरी से, वो 3 बार प्रधानमंत्री, देश की जनता ने उनको चुन के वोट दिया है। तो नरेंद्र मोदी जी थैंकफुल कर रहे हैं इस देश के संविधान को, जबकि ऑपोजिशन क्वेश्चन कर रही है। नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा कि एक फैमिली यही सोचती रही कांग्रेस की कि इनकी बपौती है भारत। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी थी, 13 दिनों में इन्होंने सरकार गिराई थी, क्योंकि इनको सत्ता से बाहर रहना जचता नहीं था, आदत नहीं थी। और कोई अगर अटल बिहारी वाजपेयी जैसे एकदम नीट एंड क्लीन आदमी सत्ता में अगर रहे, कल को अगर कांग्रेस की पुरानी करतूतें, करप्शन, ये सब उजागर कर दे, इस डर से वो लोग, ठीक है डिफेंस मिनिस्टर आपकी पार्टी लेगी, ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के डिपार्टमेंट आपकी पार्टी लेगी, ये साठ गांठ करके इन्होंने सत्ता फिर से बना ली। फिर देश गया तेल लेने, इन्होंने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कितनी बार ऐसी साठ गांठ की, देश की चुनी हुई जब पब्लिक ने जब वोट देके मेजोरिटी में आई पार्टी को गिरा दिया, सरकार को। फिर नरेंद्र मोदी जी ने जिक्र किया कैसे एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकारें गिराई गई, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट की राजमाता, उनकी जो फैमिली है, ये सोचती है कि भारत उनकी बपौती है। उनकी ग्रैंड फादर भी जो किए नेहरू जी, इंदिरा जी, फिर इंदिरा जी के समय के 75 के इमरजेंसी कार्यकाल को जैसे जेल खाना बना के रख दिया था, सबको अरेस्ट कर रहे थे, उस पूरे दौर में क्या क्या हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने कहा देश के सामने कि किस तरीके से न्यूज चैनलों की, पत्रकारों की, सबकी, कहीं भी छोटा सा भी प्रोटेस्ट होता था तो लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता था बिना पूछे।
क्योंकि गरीबी बढ़ रही थी देश में, जनता सवाल पूछने लग गई थी। तो हिम्मत कैसे हुई जनता की कि इंदिरा गांधी गांधी परिवार को सवाल पूछ सका, लगा दो इमरजेंसी, लगा दी। तो नरेंद्र मोदी जी तो खुद भूख तो भूगी है भाई इमरजेंसी के काल की। फिर उन्होंने कितनी बार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे दोस्तों ऑर्डिनेंस को चेंज किया, ऑर्डिनेंस के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया दोस्तों, कितनी बार ऑर्डिनेंस लेके आए। फिर 1951 में दोस्तों जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मना कर दिया, जो प्रेसिडेंट थे, फिर भी जवाहरलाल नेहरू ने सबको चिट्ठी लिख के कहा कि हमें चेंज करना पड़ सकता है कॉन्स्टिट्यूशन 1951 में। तो ये सारी विफलता दोस्तों जितनी भी हुई, फिर नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा कि मनमोहन सिंह की सरकार में जब राहुल गांधी जी ने मीडिया के सामने आके सबके सामने वो कागज फाड़ा था, ये कौन सा संविधान था भाई, ये तो कैबिनेट ने जब पास किया था दोस्तों, उसको ही इन्होंने कैबिनेट का डिसीजन को ही फाड़ दिया मीडिया के सामने। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है। और उस टाइम में राहुल गांधी जी की औकात क्या थी, कौन से ऐसे पोजीशन में थे कि कैबिनेट ने पास किया हुआ वो डिसीजन उन्होंने फाड़ दिया। तो इन्होंने हमेशा से संविधान को चैलेंज किया है, और ये आदत जो इनकी है ना, ये इनके खून लग चुका है मुंह में, संविधान को ठुकरा के चेंज करने का ये खून लग चुका है। ये संविधान को भी अपना कुछ नहीं समझते, सीरियस नहीं लेते। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान दिया है उसको अपना नहीं समझते, ये अपने ही संविधान चलाते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी ने ये शब्द यूज किया कि इनका अपना ही संविधान चलता है। अब दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने अपनी कार्यकाल में इतने सारे काम गिनाए हैं जो उन्होंने किए हैं, जैसे कि वन नेशन वन टैक्स जीएसटी, इससे टैक्स इतना कलेक्शन होने लग गया दोस्तों, और प्रॉपर चैनल और सिस्टम के तहत कलेक्शन आता है, जिससे आज हम देख रहे हैं कि भारत में जितने भी रेवोल्यूशनरी काम हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, चाहे वो हर एक कोने में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना, फिर पानी का टैप, हर गांव में पानी का कनेक्शन पहुंचाना, ये अपने आप में बड़ी बात है। जब टैक्स ज्यादा आएगा तो बजट हमारा बढ़ेगा, बजट बढ़ेगा तो फिर हर क्षेत्र को इक्वली डेवलप किया जा सकता है ना। तो नरेंद्र मोदी जी ने ये गिनाया। फिर वन नेशन वन राशन गिनाया कि सबको अब राशन जब मिलता है दोस्तों, आपका राशन कार्ड एक स्टेट में बना हुआ है, आप अगर दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वो भी वहां भी लागू होगा। फिर वन नेशन वन हेल्थ केयर, आयुष्मान कार्ड, अगर आपका आयुष्मान कार्ड सपोज गुजरात में बना है या बिहार में बना है या महाराष्ट्र में बना है या तमिलनाडु में बना है आयुष्मान कार्ड, अगर आप काम के सिलसिले में कहीं और जाते हैं या कोई और सिलसिले में कोई और स्टेट में और आपकी तबीयत बिगड़ गई, तो आयुष्मान कार्ड पैन इंडिया चलेगा दोस्तों, पूरे इंडिया में भारतवर्ष में चलेगा। फिर उन्होंने गिनाया दोस्तों वन नेशन वन ग्रिड। पहले हमारे देश में आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी की क्या हाल थी, कहीं 6 घंटे जाते थे तो कहीं 10 घंटे जाते थे, तो कहीं 12-12 घंटे, कहीं 15-15 घंटे जाते थे। गांव-गांव में तो बिजली आती थी, वो न्यूज बनती थी, पौने दिन लाइट नहीं होती थी, 2, 4, 5, 6, 8 घंटे बस लाइट आ जाती, बहुत बड़ी बात होती थी उस टाइम में। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में जिस तरीके से हर पूरे भारत के आखिरी गांव तक, या आप ये कह सकते हैं कि पहले गांव तक, बॉर्डर से अगर शुरू करेंगे ना, वहां तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई है। और वन नेशन वन ग्रिड नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल में ये पूरी तरह से सुनिश्चित किया कि ये हो जाए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो रेवोल्यूशन, जो जाल बिछाया पूरे भारतवर्ष में भारतमाला के नाम से, नितिन गडकरी जी, आज कोई भी स्टेट देख लीजिए, ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां से हाईवे का, इंफ्रास्ट्रक्चर का ये डेवलपमेंट आपको ना दिखे। हर जगह से आपको रोड, सड़कें निकलते दिखेगी दोस्तों। कहा यह जा रहा है दोस्तों कि कम से कम जितने भी स्टेट के आसपास से हाईवे निकली है, जितने भी जमीनें आसपास में रहती है ना, जहां से हाईवे निकलती है, इन सब जमीनों के दाम बढ़ जाते हैं दोस्तों। आपको पता ही होगा, रियल एस्टेट में ये तो कॉमन फेनोमेना है कि आपके जमीन के पास से अगर सड़क निकलती है तो उसकी वैल्यूएशन तो बढ़ेगी ना भाई। चलिए आपकी जमीन थोड़ी अंदर भी होगी ना, उसकी भी वैल्यूएशन बढ़ेगी। पहले वाली की अगर 10,000 रुपये बढ़ जाती है
तो पीछे वाले की 3-4 हजार रुपए तो बढ़ेगी, तो सबकी दाम बढ़े। तो सोचिए किसानों को भी कितना फायदा, जिनकी जमीनें हैं उनको कितना फायदा होता है। प्लस उन्होंने कहा कि हमने रिजर्वेशन ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन का ऑपोज हम करते आए हैं और ये अगेंस्ट एससी और एसटी है। आप किसका हक काट के किसको दोगे बताओ? अगर आरक्षण अगर आप देते हो, चलो मुसलमान मांग रहे हैं जो मुंबई में आपसे मांगा था महाराष्ट्र में, अगर उनको आप आरक्षण देते तो कहां से काट के देते? क्या जनरल कैटेगरी का काटते, एससी एसटी का काटते, ओबीसी का काटते, किसका काटते? किसी का तो रोटी किसी की थाली से छीन के ही ना आप किसी को दोगे, किसी की थाली से रोटी का टुकड़ा काट के ही ना दोगे। तो बीजेपी ये होने नहीं देगी और ये संविधान के खिलाफ है, ये नरेंद्र मोदी जी ने बोल दिया। अब दोस्तों जो डिजिटल रेवोल्यूशन आप सबको पता है, जब मजाक बन रहा था हमारे देश में कि कभी भी चिदम्बरम जी खुद फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, वो खुद मजाक बना रहे थे कि छोटे छोटे लोग जो मोची है, जो दर्जी है, ऐसे करके बात करते थे। जो छोटे स्तर के लोग हैं वो थोड़ी आपको डिजिटल यूपीआई सिस्टम यूज करेंगे। आज भारत देश में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन पर डे, 1 बिलियन की नहीं बात कर रहा मैं, बिलियंस ऑफ रुपीज की एक एक दिन में ट्रांजैक्शन होती है यूपीआई से। और हर दुकान आज आपको हर जगह, इंडिया के हर गली कोने मोहल्ले में, पहाड़ के आखिरी क्षेत्र में जो लास्ट दुकान होगी ना, वहां भी आपको यूपीआई दिख जाएगा दोस्तों। जो लोग यूपीआई नहीं रखते वो इसलिए नहीं रखते होंगे क्योंकि उनका नाम फ्लैश हो जाता होगा यूपीआई आईडी में, इस डर से वो लोग नहीं रखते हैं। और आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। फिर आप देख लीजिए कि 50 में, जैसे अभी 75th ईयर है कॉन्स्टिट्यूशन स्थापना का, ठीक है, दिवस मनाया जा रहा। जब 25वां था, जब पहले 25वां वर्ष का स्थापना दिवस मनाया जा रहा था, तब इमरजेंसी लागू कर दी थी इंदिरा जी ने। 50 में जब वर्ष था तब अटल जी की सरकार थी दोस्तों, तब हर्ष और उल्लास के साथ इन्होंने सेलिब्रेट किया था कॉन्स्टिट्यूशन का दिन। और तब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं जब गुजरात का चीफ मिनिस्टर था तब मैंने भी सोचा कि 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन दिवस की तरफ हम लोग मनाएंगे। तो उन्होंने हाथी के ऊपर में कॉन्स्टिट्यूशन को रख के, हाथी को सजा के उनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन रख के, गुजरात में खुद नरेंद्र मोदी जी चल रहे थे हाथी के आगे और कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया गया, संविधान दिवस। आप लोगों को एक बात बताता हूं, ये शायद पता होगी, कितनों को नहीं पता मेरे को। नरेंद्र मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर गुजरात के बने थे, उससे पहले कच्छ रीजन जो है ना दोस्तों, इतना ड्राई रीजन है, इतना सूखा पड़ता है वहां पे कि गर्मी के पहले लोग वहां से पलायन करके आ जाते थे गुजरात के दूसरे छोर में। अब दोस्तों अपनी गाय भैंसों को लेके 700-800 किलोमीटर, 500, 700, 800 किलोमीटर चल के मैं चल के की बात कर रहा हूँ, सच है ये, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, आप हिस्ट्री पढ़ लेंगे तो आपको मिल भी जाएगा गूगल में। तो लोग चल के पलायन करते थे वहां पे दोस्तों, इतना सूखा पड़ता था, पानी की किल्लत थी वहां पे। कोई फैमिली अपनी बेटी देने को तैयार नहीं था अगर कोई वहां पे रहता था, क्योंकि 20-20, 30-30 किलोमीटर दूर जाके उनको पानी लेके आना पड़ता था सर पे रख के। तो बड़ी किल्लत थी दोस्तों। एग्रीकल्चरल का भट्टा बैठा हुआ था वहां पे, फसल नहीं उगती थी। इतनी गर्मी क्या उगेगा वहां पे बताओ, कच्छ जैसे रीजन में। तो काफी सालों से ये प्रॉब्लम पहले से थी, कभी इस पे फोकस किसी ने नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर बने तो उनकी तो आदत है भाई, मेरे को एक एक जगह के लोगों से मिलना है। वो अपने चीफ मिनिस्टर बन के टूर पे निकल गए। टूर पे इन द सेंस गुजरात के हर एक कस्बे में, हर एक कोने में पहुंचना चालू कर दिया लोगों से मिलने। अपने डेलीगेशन लेके गए, अपने लोगों को ले जाके लोगों से मिलने लग गए। अब जब वो कच्छ के लोगों से मिल रहे हैं तो उन्होंने देखा, क्योंकि वो पहले से कार्य करता था तो उनको ये प्रॉब्लम पता थी, लेकिन ग्राउंड पे जाके कि अब ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो मेरे को तो कैसे किया जा सकता है, इस पे देखने के लिए वो नरेंद्र मोदी जी खुद गए थे। तो अब होता ही है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी जी जब बने तो कुछ कहा नहीं, उन्होंने वहां पे जाके लोगों से वार्तालाप की और चुपचाप आ गए। आने के बाद दोस्तों कहा यह जाता था तब कि रात के वक्त में नरेंद्र मोदी जी मीटिंग बुलाई स्पेशल, और मीटिंग बुलाने के बाद में सब
को कह दिया कि आप लोग काम पे लग जाओ, इसमें सोचो कि क्या कर सकते हैं हम लोग, बेस्ट पॉसिबल वे, एफिशिएंसी कैसे। तो नर्मदा का पानी गुजरात के छोड़ में एक एक कोने तक पहुंचा है दोस्तों। फिर वहां पे डैम बनना भी बड़ा जरूरी था। अब डैम के टाइम में ये आपको पता है, मेधा पाटेकर ये सब लोगों का तो ये तो प्रोटेस्टर है ना भाई, प्लाकार्ड लेके विरोध करेंगे ही, कहीं भी प्रोग्रेस बनता है तो ये लोग का काम ही है। विदेशी फंड इनको मिलता था दोस्तों प्रोटेस्ट करने के लिए, ताकि कोई विकास ना हो, कोई डैम ना खुले। तब दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने वो लड़ाई भी लड़ी, कई साल तक प्रोजेक्ट अटके रहे। टेम्पररी नरेंद्र मोदी जी जितना कर सकते थे पानी पहुंचाना स्टार्ट हो गया था कच्छ में, लोग काफी रिलीफ थे। फिर पलायन धीरे धीरे घटते गया। फिर नरेंद्र मोदी जी ने जब डैम वैम बन गया, पूरी एक एक कच्छ में आप आज जाइए, वहां पे कच्छ में टूरिज्म फैला दिया ताकि लोगों को काम करने के लिए भी वहां से बाहर न जाए। आज कच्छ के दोस्तों, कच्छ आज बहुत फेमस जगह है, गुजरात में टूरिज्म का बहुत बड़ा हॉटस्पॉट है कच्छ रीजन। तो नरेंद्र मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर थे तो तब लोगों के बारे में इतना काम करते थे, सोचते थे। ये तो मैंने एक छोटा सा किस्सा सुना है आपको। और जब वो पीएम बने तब सोचिए कितने घरों में, कितने करोड़ों घरों में महिलाएं जो लकड़ी में सब्जी बनाती थी, रोटी बनाती थी, चावल बनाती थी, खाना पकाती थी अपने बच्चों के लिए, उससे निजात दिला के गैस सिलेंडर उनको मुहैया कराया। इलेक्ट्रिसिटी, लाइट नहीं आती थी, बच्चे पढ़ नहीं सकते थे, गांव गांव में क्या लाइट की प्रॉब्लम कितनी थी सबको पता है। आज असली भारत आपको देखना है तो गांव में ही बसता है, शहर में तो भीड़ जूड़ है दोस्तों। हम लोग शहर में भले रहते हो, शहर में तो भीड़ में हम लोग काम करने कमाने आते हैं, लेकिन असली भारत जसता है और बसता है गांव के दिलों में। हर एक गांव के लोगों को पता होगा कि आज भारत के अंदर में लाइट की जो प्रॉब्लम पहले थी 20 साल 25 साल पहले, वो प्रॉब्लम आज नहीं है। हो सकता है 18 19 20 साल के लड़कों को, बच्चों को उतना ना पता हो इस मैटर में, लेकिन आज के टाइम में जब नरेंद्र मोदी जी ने आए थे, चीफ प्रेसिडेंट पीएम बने थे, तब 1000 दिन का टाइम दिया था अपने सारे डिपार्टमेंट को। मुझे नहीं पता, कैसे भी करके आप लोग बैठाओ, हर एक जगह में ग्रिड बैठाओ, पोल लगाओ, तार जोड़ो, हर एक घर में कनेक्शन आना चाहिए। तब मीडिया में आता था, ऐसे मीडिया वाले भी होते थे जो गांव गांव घूमते थे जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, लोगों से पूछते थे कि पहली बार आप अपनी जिंदगी में बिजली देख रहे हैं, तो उन लोगों की जो खुशी थी ना भाई, उन लोगों ने अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था। नॉर्थ ईस्ट के ऐसे रीजन थे जहां पे ट्रेन तो छोड़िए, ट्रेन कभी क्या होता किसी ने देखा नहीं था। जब पहली बार नरेंद्र मोदी जी के टाइम में वहां पे ट्रेन जाती है ना, लोगों ने तालियों से स्वागत किया, पूजा पाठ की दोस्तों वहां पे। ये एसी ऑफिस में बैठ के कांग्रेसी और कांग्रेस के कार्यकर्ता थोड़ी समझेंगे। आयुष्मान कार्ड क्या चीज है, कितना बड़ा वरदान है गरीबों के लिए, मिडिल क्लासों के लिए, जो सक्षम नहीं होते थे, जिनको नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड बना के दिया। 5 लाख तक की सुविधा दी, हेल्थ केयर। ये कैसी है, पहले किसी को तकलीफ होती थी ना किसी भी घर में, सपोज 4 मेंबर है, किसी को सीरियस प्रॉब्लम होती थी तो दोस्तों गांव के जो खेत होते थे ना, अपने सपोज 10 बीघा जमीन अगर किसी की हो तो वो बेच के उनका इलाज करवाना पड़ता था। अब वो नहीं करवाना पड़ता। अब नरेंद्र मोदी जी के इस आयुष्मान कार्ड से आप जाइए, जहां पे आपको चिकित्सा करवानी हो वहां पे आप अपना चिकित्सा कराइए, सर्जरी कराइए, ऑपरेशन कराइए, सुस्त रहिए, और आपको कोई पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं। आप बस अपना प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड दिखा दीजिए, उसका सरकार खर्चा उठाएगी। तो आज सारे काम नरेंद्र मोदी जी ने अपने गिनाया दोस्तों। ये तो वो है जो पब्लिक फोरम में है, बाकी न जाने पीने का पानी जो पूरे भारत में हर एक गांव में पहुंचने लग गया दोस्तों। जो कांग्रेस के टाइम में 70 साल में क्या किया था इन्होंने, कितने गांव तक पहुंचाया था? 18,000 गांव में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई है नरेंद्र मोदी जी ने जब पीएम बने थे तब। बॉर्डर एरिया में जितने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हुए ही नहीं थे, वहां तक सड़क भी नहीं बना रहे थे हमारे जो पूर्व डिफेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने तो कह ही दिया था कि नहीं, हम इसलिए नहीं बना रहे ताकि चाइना को अगर आ भी जाता है तो उनको तकलीफ हो, ये टूटी फूटी सड़कें देख के चाइना नहीं घुसती है। आज की डेट में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर
BRI, जो हमारा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे से हो या फिर सड़क से हो, टनल बनाए हैं, वर्ल्ड क्लास लेवल के हैं। अब हमारी सेना को जो 24 घंटे लगते थे वहां जाने में सिर्फ 3-4 घंटे लगते हैं दोस्तों, जो घूम घूम के जाना पड़ता था, अब बीच में टनल बना के सीधे 2-3 घंटे में भी पहुंच जा रहा है। ऐसी भी लोकेशन है। ये लद्दाख में अभी वो क्या नाम है उसका बंदे का, सोनम वांगडू क्या नाम है उसका, वो बंदा इतना विरोध क्यों कर रहा? वो इसलिए कर रहा था क्योंकि लद्दाख में वो डेवलपमेंट होने नहीं देना चाहता। और ये प्रोपागेंडा किसका? इंडिया में तो किसी का नहीं हो सकता। और उसके तो बांग्लादेशी PM यूनिस के साथ भी फोटो आए हुए हैं, उनके तो ऐसे ऐसे लोगों के साथ फोटो आए हुए हैं भाई, जो डायरेक्ट जॉर्ज सोरोस की पार्टी से फंड करती है, फोर्ड फाउंडेशन। उनकी जो वाइफ है वो खुद अमेरिकन है। तो आप समझ सकते हैं। वो तो खैर मैं दूसरी लाइन में नहीं, बॉर्डर का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, कितना सुधरा है हर जगह। चाहे वो जो DMK की गवर्नमेंट ने जो आइलैंड दे दिया था श्रीलंका को, वो फिर से हम लेके आए हैं। बांग्लादेश में 4000 किलोमीटर की जो बॉर्डर है, एरिया इंडिया शेयर करता है बॉर्डर बांग्लादेश के साथ में, 70 साल में आज तक कभी फेंसिंग हुई नहीं, खुला का खुला नंगी बॉर्डर है। इसलिए तो इतने बांग्लादेशी हमारे सर पे ऊपर बैठे हैं, जिनको घसीट घसीट के अब फेंका जाएगा, और उसकी प्लानिंग चल रही है। अब नरेंद्र मोदी जी ने आते के साथ ही उस पर काम करना चालू कर दिया था। 2025 तक पूरी बांग्लादेश के साथ में जितनी भी बॉर्डर फेंसिंग का काम अटका हुआ, थोड़ा सा बचा हुआ है, वो भी पूरी हो जाएगी। अब फिर करके दिखा। तो ये सब ऐसे मुद्दे हैं ना दोस्तों, ये कांग्रेस ने सोचा था कि नरेंद्र मोदी जी को आज घेरेंगे, ये ऐसा दाव पड़ गया, ये झटके मारता रहेगा टाइम टू टाइम। जब भी कांग्रेस थोड़ा आगे बढ़ के औकात से बाहर निकल के बात करेगी ना, फिर से याद अपने आप उनको आ जाएगा, ये सीन याद आ जाएगा आज जो हुआ संसद में। कांग्रेस की ने आज अपनी पोल पट्टी, इनकी जो देश के सामने, जो नरेंद्र मोदी जी पहले थोड़ा कम बोल रहे थे इनके खिलाफ कि चलो ठीक है, इतने साल देश की सत्ता में रहे, ये लोग थोड़ा इज्जत दे देते, लेकिन इन्होंने हद पार कर दी। तो नरेंद्र मोदी जी ने आज कोई शर्म लहजा नहीं रखा इनका, आज घसीट के लपेटा, इनके दादी को लपेटा, नेहरू जी को लपेटा, सबको लपेटा। और ऐसी कोई बात नहीं कही है जो सच नहीं है, ये खुद सच है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने भी कई बार इसके बारे में बात की है कि कांग्रेस का ये सिस्टम जच नहीं रहा। 35A आर्टिकल, जो कांग्रेस में 370 धारा लगी थी, नरेंद्र मोदी जी ने उसको भी हटाया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा 370 की तो बहुत बात होती है, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि 35A जो लगाया गया था कश्मीर में, ये किसी पार्लियामेंट में, संसद में पास करवा के नहीं, जबकि मेजोरिटी उनके पास थी, ये पास करवा के नहीं लगाया। रात के अंधेरे में नेताजी जाते हैं और प्रेसिडेंट से साइन करवा लेते हैं, ताकि देश की जनता को पता न चले कि उन्होंने आर्टिकल 35A लगा दिया है, कश्मीर को दिया। तो ऐसे छुप के काम किए बहुत सारे देश के खिलाफ कांग्रेसियों ने। तो नरेंद्र मोदी जी ने आज कोई भी कसर नहीं छोड़ी। आज जो करंट मारा है ना, ये करंट याद रखता रहेगा कांग्रेसियों को, और याद दिलाती रहेगी लोग सोशल मीडिया में हर जगह। कांग्रेस के आज जो मीम्स बन रहे हैं ना दोस्तों, मुझे लग रहा है इंडिया अलायंस के कुछ ने पार्टीज अगर कांग्रेस का साथ आज तक दे रही थी ना, आज के बाद मुझे लग रहा है ये भी होना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आज जो हाशिए पे चली गई है ना कांग्रेस, 99 सीट मिली कि नहीं इनको, पूरे 99 सीट मिली है ना लोकसभा में। आवाज देखिए इनकी। कॉन्स्टिट्यूशन पे चर्चा पे आते हैं, अदानी अंबानी की बात करते हैं, वीर सावरकर जी पे बात करते हैं दोस्तों, कास्ट सेंसस करना देश में जरूरी है, कास्ट बात करते हैं 50% आरक्षण का जो ये ब्लॉकेड है, ये ब्लॉकेड हम तोड़ के रहेंगे।
क्या है भाई, ये मजाक बना के रखा है पूरे संसद को कांग्रेसियों ने। और इससे भी बुरी हालत होने वाली है 2029 में, आप देख लीजिएगा। कांग्रेस पार्टी ने पूरी कोशिश कर ली है भाई, ये आखिरी टाइम में भी पूरी प्रोपागेंडा चलाने की कोशिश कर रही है लोग, इस सत्र को डिस्टेबलाइज करने का। अब आज ही के दिन किसान आंदोलन अचानक से शुरू हो गया फिर से, डंडे वंडे भाजे हैं थोड़े बहुत बॉर्डर में। इसकी वीडियो मैं सुबह बनाऊंगा प्रॉपर। आप लोग बने रहिए दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। चैनल प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स और देश की बात करते रहते हैं दोस्तों, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए भारी मात्रा में दोस्तों। आज कमेंट करके आप बताइए कि आपको क्या लगा। आपने अगर स्पीच सुनी है नरेंद्र मोदी जी की स्पीच, आपको कैसी लगी, आप ये कमेंट करके बताइए। आज राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी जी में आपको किसकी स्पीच बेहतर लगी, वो कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों, और भारी मात्रा में सब्सक्राइब करके आप लोग प्लीज प्रोत्साहित कीजिए। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।